Students, welcome to my VR Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of part of history and the third lesson the Delhi Sultanate. Okay, and this is a part one of this lesson. ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत. ये हिस्ट्री का थर्ड लेसन है. दिस इज अ पार्ट टू ऑफ दिस लेसन. हमने पार्ट वन में जो जानकारी ली थी दिल्ली सल्तनत की कौन सी जो हमने डेंसिटी उसमें पढ़ी थी जो हमने डेंसिटी पढ़ी थी कौन सी थी स्लेव डेंसिटी है ना. स्लेव डेंसिटी हमने पार्ट वन में पढ़ी थी. आज हम जो जो 5 डेंसिटीज थे ना स्लेव डेंसिटी थी और कौन सी थी जो खलजी डेंसिटी तुगलक डेंसिटी और लोधी डेंसिटी और सैयद डेंसिटी है ना. तो इसमें से हमने जो स्लेव डेंसिटी थी वो हमने पार्ट वन में देखी थी. आज हम उसके आगे के जो भी पॉइंट्स है जो भी टॉपिक्स है वो आज हम आगे पढ़ेंगे. तो आज हम देखने जा रहे हैं खलजी डेंसिटी. ठीक है, खलजी डेंसिटी का जो काल था वो था 1290 टू 1320. खलजी डेंसिटी जो मतलब कब स्टार्ट हुई थी जो बलबन जो थे अपने स्लेव डेंसिटी के जो सबसे लास्ट वाले जो रूलर थे है ना कौन क्या नाम था उनका घियासुद्दीन बलबन. उनके डेथ के बाद जो दूसरी डेंसिटी आई वो थी खलजी डेंसिटी. ठीक है, तो खलजी डेंसिटी जो थी बलबन की जो मृत्यु हुई थी 1287 में. उसके बाद एक खलजी डेंसिटी आई जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो किसने किया. खलजी डेंसिटी की स्थापना किसने की थी जलालुद्दीन खिलजी ने. ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इस मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने ही बलबन को क्या किया था उनको मार डाला था. बलबन का जो एक ग्रैंडसन था छोटा सा मतलब जब बलबन जब राजगद्दी पे थे तो उनका जो एक छोटा सा ग्रैंडसन था जो बलबन के बाद वो राजगद्दी पे बैठ सकता था है ना. तो इसीलिए उस खिलजी ने क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन को भी खत्म किया और उसके जो ग्रैंडसन थे उनको भी मार डाला जिनका नाम था कैकुबद. ठीक है, कैकुबद नाम था. उनको भी मार डाला और खुद ने अपनी डेंसिटी वहां पे स्थापित की. तो हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में. जलालुद्दीन खिलजी का जो काल था वो था 1290 टू 1296 तक. द फाउंडर ऑफ द खिलजी डेंसिटी जलालुद्दीन खिलजी suppressed the revolts of Balban's successor and overcame the external threat of the Mongols. जो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डेंसिटी के फाउंडर थे क्योंकि उन्होंने इस खिलजी डेंसिटी की स्थापना की थी है ना. तो उन्होंने बलबन जो थे उनको रिवॉल्ट किया, उनका खून किया, उनको मार डाला और खुद ने अपनी जो राज्य था वो उन्होंने खुद ने अपना राज्य बना लिया. His brief rule over a period of 6 years was based on the willing support of people in the process of governance and tolerance towards religious communities. उन्होंने 6 साल वो पूरे उन्होंने अपने इस राज्य काल में उन्होंने बिताए थे. अपने 6 साल पूरा उन्होंने अपने साम्राज्य में सपोर्ट किया और उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की. फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद आए अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, उनका जो काल था वो था 1296 टू 1316 तक का था. जलालुद्दीन खिलजी को मार के जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर किया. वो कौन थे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे. मतलब उनके कुछ मतलब जो कजिन्स वगैरह जिसे कहते हैं नेफ्यू. ठीक है, तो वो थे. तो उन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी का मर्डर किया और खुद खिलजी डेंसिटी के रूलर बन गए. ठीक है, अलाउद्दीन वॉज एन एम्बिशियस यंग मैन हु एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया बाय कॉन्क्वेयरिंग गुजरात मारवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. तो ये जो अलाउद्दीन जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन थे, बहुत ही एक मतलब यंग मैन थे जिनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी. उनकी क्या इच्छा थी कि अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाए, अपने इतना बड़ा उसको बड़ा है पूरा इंडिया में एक बड़ा एम्पायर खड़ा करे जो बाकी के जो दूसरे राज्य है ना जैसे गुजरात है मालवा है वे सब को राजस्थान है मतलब राजस्थान के जो पूरे जो भी अलग अलग पार्ट है वो सब हम अपने अंडर में ले ये उस अलाउद्दीन खिलजी की पूरी इच्छा थी. He was gifted with administrative skills and military genius.
उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के स्किल्स, मतलब किस तरह से हम युद्ध कर सकते हैं, किस तरह से अपने साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, वो सारी जो चालाकियां, सारी जो उनके जो सोच थी वो उनको गिफ्ट में मिली थी। Alauddin's first military campaign against Gujarat gave him access to its ports and overseas trade. उनकी जो पहली जो कैंपेन थी जिसके उन्होंने गुजरात के अपोजिट में वो युद्ध लड़ा था, उनकी जो मिलिट्री थी, जो जलालुद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री थी वो उनको गिफ्ट में मिल गई थी उनको, क्योंकि उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मार के उनकी जो पूरी सेना थी खुद के अंडर में ले ली थी। तो सारी जो मिलिट्री थी वो उन्होंने अपने अंडर में लेके गुजरात के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। दिस वॉज फॉलोड बाय सिमिलर कैंपेन्स इन रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा एंड जालोर इन राजस्थान। और उन्होंने उसी तरह गुजरात के साथ साथ उन्होंने जो बाकी के जो राजस्थान की जो अलग अलग जो प्रदेश थे, जैसे रणथंबोर है, चित्तौड़ है, मालवा है, जालोर है, राजस्थान के जो भी ये पार्ट है, इन पर भी उन्होंने अटैक किया, उसको भी अपने अंडर में लेने की उन्होंने कोशिश की। Thereafter he sent his commander Malik Kafur to acquire control of the Deccan, thus becoming the first Delhi Sultan to cross the Vindhya region. और फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो एक कमांडर था जिनका नाम था मलिक कफूर, उसको उन्होंने क्या किया, डेक्कन की तरफ उन्होंने उसको भेजा ताकि वो क्या कर सके, जो मतलब वो पहला जो दिल्ली सुल्तान विंध्य रीजन को पार कर गया। तो पहला ऐसा जो राजा था, पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने मतलब मेवाड़ या फिर जो राजस्थान और दिल्ली जो थे उनके बीच में जो एक विंध्य पर्वत था, मतलब विंध्य रीजन था, विंध्य प्रदेश, उसको कोई पार नहीं कर सका था आज तक। लेकिन ये पहला जो राजा था दिल्ली का, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, वो पहला जो राजा था जिसने उस विंध्य रीजन को भी पार कर दिया था। The fabulous wealth of the Deccan drew him to the south. Eventually, the charge of all southern campaigns was entrusted to Malik Kafur. और जो उन्होंने इतनी बड़ी उनकी संपत्ति उन्होंने बना ली थी डेक्कन के साइड में और वहाँ पूरे साउथ एरिया में कि, और उस सबके साउथर्न के जितने भी कैंपेन थे उन सब का जो ट्रस्टेड जो मालिक उन्होंने किसको बना दिया था, उनका जो सेनापति या उनका जो साथी था मलिक कफूर, उसको बना दिया था। बाय 1313 CE द यादवास ऑफ देवगिरी, द कलिकत्स ऑफ वरानगढ़ एंड होयसलास ऑफ द्वारसमुद्रा एंड द पांड्यास ऑफ मदुराई एक्सपेक्टेड अलाउद्दीन्स ओवरलॉर्डशिप। ये जो 1313 में जो बाकी के जो अलग अलग प्रदेश थे, यादव की जो साम्राज्य था जो देवगिरी में था, उसके बाद ककाटियस की जो साम्राज्य था जो वारानगढ़ में था, होयसलास के जो साम्राज्य था जो द्वारसमुद्रा में था, है ना, और पांड्यस का जो साम्राज्य था जो मदुराई में था। इन सब ने अलाउद्दीन की राजशाही स्वीकार कर ली, मतलब उसके सामने उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसकी जो लॉर्डशिप थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। टू कमेमोरेट हिज डेक्कन कॉन्क्वेस्ट ही बिल्ड द फेमस अलाई दरवाजा नियर द कुतुब मीनार। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने डेक्कन में एक बहुत बड़ा एक अलाई दरवाजा बनाया जो कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में था। कुतुब मीनार के पास में उन्होंने एक नया अलाई दरवाजा वहां पे बनाया। इसके बाद कौन सी डेंसिटी आई, दूसरी तुगलक डेंसिटी आई। ठीक है, तो तुगलक डेंसिटी का जो पहला राजा था वो था घियासुद्दीन तुगलक, जिनका काल था 1320 से 1324 CE तक था, 1320 to 1324। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी's death in 1316 CE was followed by a period of political unrest। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई थी 1316 में। ठीक है, जब उस पीरियड में हुई थी जब पॉलिटिकल मतलब राजनीति का जो काल था उनका खत्म ही हो रहा था तभी। और खिलजी डेंसिटी के ये लास्ट राजा होते या लास्ट रूलर थे। उनके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, खुसरो खान। ठीक है, जिनकी हत्या की थी घियासुद्दीन तुगलक ने।
मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद जो दूसरा राजा आया था उसका नाम था खुसराव खान, और वो सबसे लास्ट राजा था खिलजी डायनेस्टी का, उसको मारा था गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर उस तुगलक ने उसको मार के फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब हर एक जो लोग हैं वो इसी तरह से एक दूसरे को मार मार के अपना अपना साम्राज्य, अपना अपनी 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 डायनेस्टी को स्थापित करने लगे थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आए थे वो थे तुगलक थे, है ना। तो तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक ने खुसराव खान की हत्या की और उनकी जगह पे खुद राजा बन गया और उन्होंने अपनी तुगलक डायनेस्टी स्थापित की। ठीक है, एंड एबल स्टेटमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर गियासुद्दीन बिलीव्ड दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। ही एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इंस्टेड ऑफ हार्श पनिशमेंट। ही कैरिड out many works of public utility and built the famous Tughlaqabad fort at Delhi. He was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq in 1324 CE. जो गियासुद्दीन तुगलक जो थे वो भी एक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े ऐसे रूलर बने थे और उन्होंने अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। और गियासुद्दीन जो थे वो बहुत ही मतलब अपने राज्य पर, अपने स्टेट पर ज़्यादातर भरोसा करते थे और अपने स्टेट के जो भी लोग थे, उनकी जो जनता थी उसको वो सपोर्ट करते थे। और उनमें उनके अंदर जो टॉलरेंस था, उनके अंदर जो साहस था वो बहुत ही ज़्यादा था। और अगर कोई भी उनके साथ अगर धोखा करता था उनको वो बहुत ही भयानक ऐसी पनिशमेंट भी करता था। और वो बहुत सारे ऐसे पब्लिक यूनिटी बना के वो वर्क करता था अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने अपने उस यूनिटी के साथ मिलके उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने एक बहुत बड़ा तुगलकाबाद फोर्ट बनाया दिल्ली में। ठीक है, जो आज बहुत ही फेमस है। और वो उसका फिर उसके डेथ के बाद उसका बेटा आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वो भी उसी की तरह बहुत बड़ा रूलर बना था और बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुआ था। उसका जो काल था वो 1324 था, मतलब 1324 में उनके जो पिताजी थे गियासुद्दीन तुगलक, उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो वहाँ पे राजा बने। तो मोहम्मद बिन तुगलक का काल देखेंगे 1324 टू 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लर्न्ड एंड अकम्प्लिश्ड स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो उनके काल के बहुत ही मतलब स्कॉलर, बहुत ही होशियार ऐसे एक राजा माने जाते हैं। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन एंड वॉज वेल रीड इन रिलीजन, फिलोसॉफी, साइंस एंड लिटरेचर। मतलब वो इतने पढ़े लिखे एक स्कॉलर थे, है ना। उन्होंने बहुत सी पढ़ाई की थी। वो ऐसे एक राजा थे जिन्होंने संस्कृत भाषा की पढ़ाई की थी, संस्कृत लैंग्वेज, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज भी उन्होंने जानी थी। और जो उन्होंने मतलब रिलीजन मतलब धर्म की पढ़ाई बहुत की, रिलीजन, फिलोसॉफी और साइंस और लिटरेचर की भी पढ़ाई उन्होंने की थी। He was also a calligrapher and a rationalist who tried to resolve disputes through secular measures. और वो एक कैलीग्राफर भी थे और उन्होंने जो मतलब सेक्युलर मेजर्स जो होते हैं उसको भी उन्होंने मतलब उससे भी उन्होंने रेशनलिस्ट हो गए थे वो। और उसके बाद इब्न बतूता कैरेक्टराइज्ड हिम एज द मोस्ट हम्बल ऑफ मैन एंड द वन हु इज मोस्ट इंक्लाइंड टूवर्ड्स डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट। फिर जो उन्होंने इब्न बतूता कैरेक्टराइज में चले गए थे, उन्होंने एक कैरेक्टर उन्होंने किया था जो बहुत ही हम्बल मतलब लोगों के लिए इतने हम्बल, बहुत ही दयालु और बहुत ही नम्र स्वभाव के वो हो चुके थे। He undertook various experimental projects which despite being innovative failed since they lacked prudence. तो उनके जो मतलब फोरसाइट्स के जो डिस्क्रिप्शन जो थे, प्रैक्टिकल जो मैटर्स होते थे उनके साम्राज्य में, है ना, उसको वो उस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करते थे और उसको इनोवेटिव भी करते थे।
His empire included the southern state, ओडिशा, बंगाल एंड द डेक्कन। उनका जो पूरा एम्पायर था वो कहाँ कहाँ इंक्लूड था, उस एरिया, उनके साम्राज्य में जो साउथर्न मतलब साउथ पार्ट के जो जितने भी राज्य थे वो सब उनके साम्राज्य में, उनके एम्पायर में इंक्लूड हो चुके थे। उसी के साथ साथ ओडिशा, बंगाल और डेक्कन, ये सब भी राज्य जो थे वो उनके साम्राज्य में इंक्लूड हो चुके थे। Soon after his accession to the throne, he decided to transfer the capital from Delhi to Devgiri in the Deccan। नहीं मतलब उन्होंने फिर अपनी जो उनकी जो कैपिटल थी वो पहले क्या थी, दिल्ली थी, है ना। फिर दिल्ली से उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो देवगिरी को बना दिया, जो आज जिसको आज हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया था। The reason behind the transfer was the central location of Devgiri, which the Sultan thought would enable him to exercise control throughout the country। मतलब उनकी जो दिल्ली से देवगिरी में उनको अपनी जो उनकी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर करने का जो रीजन था वो क्या था कि जो पूरे कंट्री को, पूरे देश को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में लेना, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ध्येय था। It would also protect the Sultanate against continuous Mongol attacks। According to historian, he ordered not only the transfer of his court and official but the entire population। तो उसके बाद सुल्तान जो उनकी जो सल्तनत थी उसके विरुद्ध मोनोगोल ने अटैक किया था उनके ऊपर। और इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि उन्होंने ना ही अपने साम्राज्य को या ना ही अपनी कैपिटल को उन्होंने ट्रांसफर किया था, बल्कि ऑफिशियली उनकी जितनी भी, उनके साम्राज्य की जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितने भी लोग थे उनके साम्राज्य के, उन सबको उन्होंने ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया था। The distance between Delhi and Devgiri was 1,500 kilometer and extensive arrangements were made for the long journey। मतलब दिल्ली और देवगिरी के बीच में 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था और उन्होंने बहुत वहां तक, मतलब दिल्ली से देवगिरी तक सारे लोगों को ले जाने की जो व्यवस्था थी वो उन्होंने बहुत ही लंबी जर्नी पड़ी थी वो, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बहुत से अरेंजमेंट्स वहां पे किए थे। टेम्पररी शेल्टर्स वेर सेटअप अलोंग द वे एंड फ्री फूड एंड ड्रिंक्स वेर सप्लाइड। रास्ते में लोगों को जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसे शेल्टर्स, छोटे छोटे टेम्पररी ऐसे टेंट वगैरह बनाए थे, मतलब जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लोग विश्राम कर सके, थोड़ा सा रेस्ट कर सके। और पूरे रास्ते में उनको फ्री फूड, मतलब फ्री में खाना और कुछ ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पे वो हर एक रास्ते में वो उनको सप्लाई करते गए। However, many people did not survive the long and difficult journey to Devgiri। उनमें से बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जो उस पूरे जर्नी में इतनी इनको डिफिकल्ट हो गई थी कि वो वहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाए। कुछ लोग तो रास्ते में ही, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। द ऑपरेशन वॉज अ टोटल फेलियर। उनका जो ये ऑपरेशन था, उनका ये जो प्लान था वो पूरा फेल हो चुका था। After realizing the unwillingness of his minister, courtiers and soldiers to stay at the new location, मोहम्मद बिन तुगलक ordered their return to Delhi। फिर उनको ये लगा कि नहीं, ये तो गलत हुआ है ना, अपने प्रजा के साथ, सभी लोगों के साथ ये गलत हुआ। तो फिर उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि जो भी लोग हमारे जो लोकेशन चेंज करके जा रहे हैं उनको फिर से वापस बुलाओ, मतलब उनको फिर से वापस दिल्ली में लेके आओ। तो ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अनदर एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक वाज टू इश्यू ब्रोंज एंड कॉपर टोकन करेंसी टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके भी बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे मोहम्मद तुगलक ने कुछ ऐसे नए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे उन्होंने ब्रोंज और कॉपर की धातु के टोकन्स करेंसी उन्होंने बनाई। इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गए थे। दिस क्राइसिस वाज द ड्रेन ऑन द रॉयल ट्रेजरी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज स्कीम्स। The coins had the same value as the gold and silver coins
and people were encouraged to use them in their transactions. तो इन्होंने जो नए टोकन्स करेंसी बनाई थी ब्रॉन्ज और कॉपर की, है ना, उसमें कुछ ऐसे नए उन्होंने स्कीम्स ऐड किए थे और उसमें उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के भी कॉइन्स बाद में बनाए और जिसको लोग अपने काम के लिए उसको यूज भी करने लगे ट्रांजैक्शंस के लिए. However, origin of new coins began at an alarming rate and all the token currency had to be withdrawn from the market. और उनकी जो पूरी जो टोकन करेंसी जो थी वो नए जो उन्होंने कॉइन्स बनाए थे वो मार्केट से विथड्रॉ होने लगे. मोहम्मद बिन तुगलक increased the land tax in the गंगा यमुना दोब region in order to meet the expenses of the army. मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने गंगा यमुना नदी के किनारे से जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके उस जमीन के उन्होंने बहुत ज्यादा लैंड टैक्स उन्होंने वसूल करना स्टार्ट कर दिया और उससे वो अपने उनके आर्मी को उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. मतलब उस पैसों से अपनी आर्मी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उनकी सेना को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. एट दिस टाइम द रीजन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेमाइन. The peasant of the region rose in protest and the situation went out of control. तो उसी टाइम पे उनका जो रीजन था वो इतना मतलब गरीबी से बहुत ही मतलब एकदम से झुलस गया था, बहुत ज्यादा सफरिंग करने लगा और तभी उनका जो ये रीजन था वो कुछ मतलब उसको कुछ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था और उनकी जो सिचुएशन थी वो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी. तो फिर ये इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह से अपने प्रजा की अपने साम्राज्य की इस तरह से बुरी हालत करके रख दी थी. इसके बाद फिर दूसरा राजा आया फिरोज शाह तुगलक. उनका जो कार्यकाल था वो था 1351 to 1388 तक. फिरोज शाह तुगलक हु सक्सीडेड हिज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक लर्न हिज लेसन वेल. ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो काम किया था उससे उन्होंने जो भी गलतियां की थी उन सबसे सीख के उन्होंने कुछ एक लेसन सीख लिया था, कुछ उनसे पाठ सीख लिया था कि उन्होंने ऐसी गलतियां की तो उसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना. तो वो क्या हो गए थोड़े मतलब सक्सेस हो गए अपने काम में. मतलब जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी वो गलतियां उन्होंने नहीं की और उन्होंने समझदारी से अपने साम्राज्य को चलाया. He aimed at consolidating his empire and hence took a number of measures aimed at reforming the administration. He undertook many humanitarian measures such as banning inhuman punishment, setting up hospitals for the poor and so on. मतलब उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया. जैसे उन्होंने अपने एम्पायर में कुछ ऐसे नए मेजर्स किए, नए चेंजेस किए, है ना, नए रिफॉर्मिंग किए और उन्होंने अपने अंडरटेकिंग में बहुत से ऐसे मतलब ह्यूमैनिटेरियन के लिए लोगों के लिए उन्होंने उनकी जो पनिशमेंट्स थी उसको कैंसिल कर दिया. मतलब लोगों को पनिश करना उन्होंने बंद किया और उसी तरह से उन्होंने लोगों के लिए नए कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, गरीबों के लिए हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए थे. इस तरह से कुछ नए तरीके उन्होंने अपनाए थे अपने साम्राज्य में. फिरोज शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन दिल्ली. फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नाम की एक सिटी वहाँ पे फाउंड की. पीपल इन द किंगडम वेर हैप्पी ड्यूरिंग हिज रीजन. उनके राज्य के लोग जो थे उनके किंगडम में रहने वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे. His death in 1388 was followed by a series of rebellions which hastened the end of the Tughlaq rule. ये सबसे लास्ट राजा थे फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के और इसके बाद इनकी जो डेथ हुई वो 1388 में हुई. ये सबसे लास्ट. इसके बाद तुगलक में कोई भी राजा दूसरा नहीं बना. इसके बाद आया तैमूर इन्वेंशन. तैमूर का इन्वेंशन हुआ 1398 में. The weakness of Delhi Sultanate made the empire vulnerable to external invasions. The ruler of Samarkand in Central Asia and the founder of the Taimurid dynasty, Timur, invaded India in 1398 CE.
दिल्ली सल्तनत की जो एक वीकनेस थी कि वो मतलब अपने एम्पायर को क्या करने में लगे थे, ज्यादातर एक्सटर्नल इन्वेंशन मतलब कुछ ज्यादा ही उसको बढ़ाने में ही लगे हुए थे। तो इसके उनकी इस वीकनेस का फायदा उठा के जो तैमूर इन्वेंशन मतलब तैमूर की जो सेना थी, जो रूलर थे समरकंद के, सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था समरकंद, वहाँ वहाँ के जो फाउंडर थे तैमूरिद जिनका नाम था, उन्होंने इंडिया में 1398 में अपना साम्राज्य स्थापित किया। His army carried out an extensive plunder of Delhi and carried away enormous amounts of wealth as well as many Indian artisans such as carpenters, masons, etc. उन्होंने अपने साम्राज्य में या अपने दिल्ली के मतलब उन्होंने दिल्ली में जब अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने अपने मतलब अपनी सेना में उन्होंने ज्यादातर साधारण लोगों को ही लिया था, और जो मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ में होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति में होते थे, जैसे और कुछ ऐसे इंडियन आर्टियंस मतलब कुछ ऐसे भारत के जो कलाकार जो लोग होते थे, जैसे कारपेंटर है, मेसन्स है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने सेना में शामिल कर दिया था। द लास्ट तुगलक रूलर नसरुद्दीन वॉज अनेबल टू चेक द इन्वेडर। जो लास्ट तुगलक का रूलर जो था नसरुद्दीन, उस वो भी इनको मतलब इनका इन्वेडर जो था इन्वेडर करने में वो भी अनेबल रहा, वो भी नाकाम रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था पार्ट 2 इस लेसन का, था दिल्ली सल्तनत का। इस लेसन में हमने जो डेंसिटी के बारे में पढ़ा है ना, तुगलक डेंसिटी जो थी, उसका जो लास्ट राजा था फिरोज शाह, वहां तक हमने पढ़ा, और ये तैमूर का इन्वेंशन हमने पढ़ा। तो आज की ये जो पार्ट है वो पार्ट 2 है, इसमें यहीं पे खत्म होता है। और इस पार्ट 2 में जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।